हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम मीजो स्टडी एंड इन द सीरीज ऑफ लेक्चर हमने डिस्कस किया हमारा टॉपिक दैट इज मिनरल एंड न्यूट्रिशन। जैसे कि हम सबको पता है मिनरल एंड न्यूट्रिशन टू फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस एंड ऑर्गेनिक आयंस। ऑर्गेनिक आयंस को हम फर्दर कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स। इन सबको हम बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। पर मिनरल एंड न्यूट्रिशन के चैप्टर पे हमारा मेन फोकस था इनऑर्गेनिक आयंस के अंदर। इसके बेसिस पे हमारे जनरली हमारे जितने भी एलिमेंट्स है वो 3 या 2 कैटेगरी में हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे असेंशियल एलिमेंट्स, बेनिफिशियल एलिमेंट्स। असेंशियल फिर कैटेगराइज होते हैं 2 मेन कैटेगरी के अंदर, फर्स्ट इज अ माइक्रो एलिमेंट्स, नेक्स्ट इज अ मैक्रो एलिमेंट्स। ये जनरली हमारा डिपेंड करते हैं साइज के बेसिस पे। ये सब हम पूरा सीरीज ऑफ लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई चीज़ डिटेल में देखनी है तो आप हमारे मीजो स्टडी के सीरीज ऑफ लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। आज हम करेंगे प्रैक्टिस शीट जनरली क्वेश्चंस जो नीट के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है from the mineral and nutrition. Let's start with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यानी क्या रोल प्ले करते हैं? ऑप्शन ए सेज दैट कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू एटमॉस्फेरिक कंपाउंड। सबसे पहले फ्री में प्रेजेंट होती है फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ N2 that is a dinitrogen. Option B says that convert proteins into ammonia. नो प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स की मोनोमर्स क्या होती है? हमारी अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या करती है? देन कंबाइन करती है या हम कहेंगे फॉर्म करती है ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अमोनिया के अंदर। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमारे कन्वर्जन करते हैं हमारे अमोनिया का, लेकिन इसमें अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ये उससे उल्टा प्रोसेस है, यानी ये क्या है? हमारा नाइट्रोजन एसिमिलेशन प्रोसेस है। ऑप्शन सी सेज दैट रिड्यूस नाइट्रेट्स टू फ्री नाइट्रोजन। नो, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। ये हमारा प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन ये जो हमारा प्रोसेस है कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमोनिया, ये है नाइट्रोजन एसिमिलेशन का। तो एक ऑप्शन बचता है दैट इज लास्ट ऑप्शन इज ऑक्सीडाइज्ड अमोनिया टू नाइट्रेट। दिस इज मेन बैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर। सबसे पहला होता है नाइट्रोसोमोनास और नेक्स्ट इसमें आता है नाइट्रोसिस्टिस, एक और आता है इसमें नाइट्रोबैक्टर। जनरली ये हमारे 3 बैक्टीरिया आते हैं जिसके बेसिस पे हम इसको कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये जनरली हमारे किस प्रोसेस में हेल्प करते हैं? हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? अमोनिया का कन्वर्जन इन द फॉर्म ऑफ NO3 या फिर NO2। ये हमारा प्रेजेंस होता है इन द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अमोनिया ऑक्सीडाइज्ड होता है टू फॉर्म द नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन। क्या कन्वर्ट होता है? ये हमारा कन्वर्ट होता है अमोनिया। अमोनिया कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे कन्वर्ट होता है नाइट्राइट और नाइट्रेट आयंस। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, या हम कहेंगे अमोनिया ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है टू फॉर्म द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसिस्टस एंड नाइट्रोबैक्टर एंड ऑल अदर देन दीज रिक्वायर अ डिफरेंट एंजाइम्स। इस पूरे प्रोसेस में एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। एंजाइम रिक्वायर्ड इन दिस इज नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑल दिस प्रोसेस हमारा फॉलो होता है। सो द ऑप्शन क्वेश्चन 1 इज इन ऑप्शन डी दैट इज ऑक्सीडाइज अमोनिया। अमोनिया यानी NH3 ऑक्सीडाइज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अमोनिया कन्वर्ट होता है हमारा नाइट्रेट सच एज NO2 या NO3 आयंस पे। तो ऑप्शन क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, सच एज ऑक्सीडाइज करता है ये अमोनिया को नाइट्रेट के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज nitrogen fixation in root nodules of Ulmus is brought about by
एलनस क्या होता है? एक हमारी, ये सबसे पहले कौन सा प्लांट है? ये हमारा है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स है, यानी लेग्यूम्स नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? फिक्सिंग ऑफ अ नाइट्रोजन। ये जनरली 4 डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जनरली 2 मोड से होती है, ए बायोलॉजिकल मीडियम और बायोलॉजिकल मीडियम। जनरली नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 प्लांट्स के अंदर होती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये जनरली अबाउट बाय ऑप्शन इज ब्रेडीहाइजोबियम, बी इज अ क्लोस्ट्रीडियम, सी इज अ फ्रेंकिया एंड डी इज एजोरबियम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ फिक्सिंग ऑफ अ नाइट्रोजन। जनरली नाइट्रोजन किस फॉर्म में फिक्स होता है? यानी N2 को कन्वर्ट करना अमोनिया के अंदर इज अ फिक्सिंग ऑफ अ नाइट्रोजन। ये जनरली हमारा ए बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मीडियम में होता है। ए बायोलॉजिकल मीडियम फिर फर्दर कैटेगराइज होते हैं 2 मेन कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल, नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्दर 2 टाइप्स का होता है। एक होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और एक होता है विद द हेल्प ऑफ साइनोबैक्टीरिया। जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसके अंदर फिर फर्दर 2 स्टेज होती हैं। एक होती है फ्री लिविंग, नेक्स्ट होती है सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। जब हम साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं इसके अंदर भी सेम 2 स्टेजेस होती हैं, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। जब हम बैक्टीरिया के केस में फ्री लिविंग की बात करते हैं, ये जनरली हमारा फिर फर्दर 2 कैटेगरीज का डिवाइड होता है। एक होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स, नेक्स्ट होता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज लेग्यूम्स, इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। नॉन लेग्यूमिनस में हमारा होता है फ्रेंकिया। राइजोबियम हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और फ्रेंकिया हमारा एक्टिनोमाइसीट्स होता है। ये दोनों ही जनरली सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन शो करते हैं, जिससे प्लांट रूट्स और हमारे बैक्टीरिया दोनों को ही फायदा हो रहा है। सिम्बायोटिक सच एज अ लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट्स, नॉन लेग्यूमिनस सच एज अ एलनस। सो एलनस इज अ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारा फ्रेंकिया के साथ। जब हम क्लोस्ट्रीडियम की बात करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम हमारी एनारोबिक स्पीशीज है। एनारोबिक स्पीशीज है, ये क्या करती है? हमारी पैसिव एब्जॉर्प्शन और एनारोबिक स्पीशीज है जिसके अंदर हम डिफरेंट कैटेगराइजेशन करते हैं, बट ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज फ्रेंकिया, क्योंकि फ्रेंकिया वो स्पीशीज है, जनरली फ्रेंकिया है हमारा एक्टिनोमाइसीट्स जो हमारा हेल्प करता है अटैचमेंट ऑफ अल्नस। अल्नस इज अ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, वेयर एज अ राइजोबियम हमारा अटैच करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स। कई बार वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज अ पैरास्पोनिया, जो जनरली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा नीट के अंदर, तो वो उस केस में वो होगा पैरास्पोनिया। सो आंसर सी दैट इज अ फ्रेंकिया इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 2। अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following element is not an essential micronutrient for plant growth? सबसे पहले हम बात करते हैं essential elements की, फिर हम इसके options डिस्कस करेंगे। essential elements are those elements जो बहुत ही ज़्यादा important या vital role play करते हैं, उसकी वजह से हमारे सारे अदर vital processes of plants या हम accessory processes plant के affect होते हैं। ये generally 2 categories के होते हैं।
मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमें 10 mm से ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, और माइक्रो वो होते हैं जो हमें स्मॉलर अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, जस्ट एज अ लेस देन 10 mm। इसकी हमने एक लिस्ट करी थी डिटेल में, आप सीरीज ऑफ लेक्चर में जाके देख सकते हैं। हम एक बार आपको सिर्फ शॉर्ट में आपको नाम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर आते हैं हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। ये आते हैं हमारे मैक्रो की कैटेगरी में। जब हम माइक्रो की बात करते हैं, इसके अंदर आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर एंड क्लोरीन, ये सब आते हैं हमारे माइक्रो के केस में। माइक्रो एसेंशियल एंड मैक्रो एसेंशियल। अब हम डिस्कस करते हैं इनके ऑप्शंस। क्वेश्चन इज विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एन असेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी ऐसे न्यूट्रिएंट जो 10 mm से कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं फॉर प्लांट ग्रोथ। मैंगनीज हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मैंगनीज क्या करता है? अवेबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम, अगर ये ज़्यादा है तो हमारा Fe मैग्नीशियम और कैल्शियम भी प्लांट को नहीं मिल पाएगा, और ये है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो ये आंसर रॉन्ग होगा। नेक्स्ट इज अ Zn। Zn इज ऑल्सो अ माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी फॉर्म Zn2+ के फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है। अदर देन दैट ये इंटरनॉड की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा कॉपर। Cu इज द सिंबल फॉर अ कॉपर, Cu2+ आयंस के फॉर्म में यूज होता है। ये हमारा नेक्स्ट अदर स्ट्रक्चर, अगर कॉपर प्रॉपर प्रेजेंट ना हो तो ब्रॉन्जिंग ऑफ अ लीव सच एज अ ब्राउन पिगमेंट डेवलप्ड हो जाता है लीव्स के अराउंड। लास्ट ऑप्शन है डी, ये राइट आंसर है कैल्शियम। ये हमारा यूज होता है दैट इज Ca2+ आयंस। कैल्शियम किस लिए यूज होता है? फॉर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के लिए, मिडल लैमेला ऑफ प्लांट, इनके स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है क्या? हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या है? ये है हमारा मैक्रो एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जबकि हमें पूछा गया है माइक्रो। रेस्ट 3 आर अ माइक्रो, तो कैल्शियम हमारा मैक्रो के अंदर आता है। सो राइट आंसर होगा इसका कैल्शियम, क्योंकि ये हमारा मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स, जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सच एज अ माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट। सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज डी, दैट इज कैल्शियम। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अ प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम फॉर। प्लांट के लिए मैग्नीशियम किस लिए ज़रूरी है? सबसे पहले मैग्नीशियम किस फॉर्म में यूज होता है? मैग्नीशियम यूज होता है Mg2+ आयंस के फॉर्म में प्लांट के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयन होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ऑप्शन ए सेज होल्डिंग सेल्स टुगेदर, ये डिफरेंट सेल्स को टुगेदर होल्ड करता है। ऑप्शन बी सेज दैट प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ऑप्शन सी सेज दैट क्लोरोफिल सिंथेसिस, एंड ऑप्शन डी सेज दैट सेल वॉल डेवलपमेंट। सेल वॉल डेवलपमेंट में कैल्शियम का डायरेक्टली कोई रोल प्ले नहीं होता। अदर देन दैट इसमें हमारा अदर हार्ड मटेरियल्स यूज करते हैं सेल वॉल डेवलपमेंट के लिए। प्लांट जनरली मैग्नीशियम रिक्वायर करता है फॉर द क्लोरोफिल सिंथेसिस। कैसे? मैग्नीशियम उसके अंदर सेंट्रली रोल प्ले करता है। हम एक क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल होता क्या है? क्लोरोफिल इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो जनरली प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंट्रली Mg2+ आयंस प्रेजेंट होती है। इसके सराउंडिंग में 4 नाइट्रोजन आयंस होते हैं, या एलिमेंट हम या मिनरल कहेंगे। 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके साथ अटैच्ड होता है फिर पोरफायरिन हेड। ये नंबर 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 4th चेन के साथ अटैच्ड होती है कार्बन 20 की फाइटोल टेल। क्लोरोफिल ये जनरली स्ट्रक्चर है। अब आप डायरेक्टली देख सकते हैं मैग्नीशियम क्या रोल प्ले करती है। मैग्नीशियम इंफ्रास्ट्रक्चर या हम कहेंगे बेसिक प्लेटफॉर्म का काम करती है, रिजिंग का काम करती है, जिससे सारे नाइट्रोजन के एलिमेंट्स ऑल टुगेदर बाइंड होते हैं इन द क्लोरोफिल यूनिट। क्लोरोफिल की जब हम बात करते हैं, क्लोरोफिल हमारा A,
बी सी डी ई, 5 ये टाइप्स होते हैं। अदर देन 2 टाइप होते हैं इसके, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और नेक्स्ट है बैक्टीरियो विरिडिन। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन, ये 7 टाइप्स का मेन क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों सेम होते हैं, एक्सेप्ट दैट इसमें हमारा CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल ए में प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोफिल बी में। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, जिसमें सेंट्रली मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है सराउंडेड बाय 4 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए और बी स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर सब सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे एक मीथेन ग्रुप प्रेजेंट होता है और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल बी के केस में। सो द राइट आंसर इज प्लांट रिक्वायर करते हैं मैग्नीशियम को फॉर द क्लोरोफिल फॉर्मेशन या क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या होता है? हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑपरेट नहीं हो सकता। अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ फूड बाय द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसलोकेशन यानी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन अ सीव ट्यूब मेंबर्स इज सपोर्टेड बाय। कौन सी चीज़ सपोर्ट करती है ताकि ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स ट्रैवल कर जाएं हमारे सीव ट्यूब के अंदर? ट्रांसलोकेशन मींस मूवमेंट। ऑप्शन ए इज पी प्रोटीन, ऑप्शन बी सेज दैट मास फ्लो इन्वॉल्विंग अ कैरियर एंड अ ATP, ऑप्शन सी इज अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड ऑप्शन डी इज अ रूट प्रेशर एंड अ ट्रांसपिरेशन पुल। सबसे पहले जब ट्रांसलोकेशन की बात आती है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था हमारे माइक्रो एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं तो ये 2 कैटेगरी के होते हैं, इधर माइक्रो एलिमेंट्स या मैक्रो एलिमेंट्स। तो उस बेसिस पे एब्जॉर्प्शन, जो चीज़ एब्जॉर्ब होगी वही ट्रांसलोकेट होगी सीव ट्यूब में। एब्जॉर्प्शन जनरली अक्कर होती है 2 मेन कैटेगरीज में या 2 मेन 4 पार्ट्स में। फर्स्ट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव एब्जॉर्प्शन या पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो नीड ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्टिव में एनर्जी नीडेड, एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस बेसिस पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन बी क्या कहता है? मास फ्लो, यानी पूरा का पूरा मूवमेंट डेवलपमेंट करना। मास फ्लो क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड द सेल्स। ये जनरली हमारा होता है। पैसिव की अगर हम बात करें ये होता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ये हमारा सिंपल डिफ्यूजन के अलावा इसमें होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड का मतलब है जब किसी चीज़ को एक्स्ट्रा प्रेशर या कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल या एंजाइम दिया जाए, क्योंकि ये क्या करता है? हमारा अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रैवल करता है। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रैवल करता है। जब हम सिंपल की बात करते हैं तो ये हमारा फर्दर 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज मास फ्लो। मास फ्लो में हमने अभी डिस्कस करा, यानी जब आउटसाइड के मीडियम पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो वो ट्रेवल करती है इनसाइड ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट इसमें है आयन एक्सचेंज थ्योरी। आयन एक्सचेंज थ्योरी फिर फर्दर 2 टाइप्स के 3 टाइप्स के डिवाइड होते हैं। फर्दर एज अ डोनन इक्विलिब्रियम या डोनन थ्योरी, कैरियर कंसेप्ट थ्योरी या कहेंगे कॉन्टैक्ट थ्योरी, अदर देन दैट कार्बोनिक एसिड हाइपोथेसिस। आयन एक्सचेंज फिर फर्दर 3 टाइप का होता है। जब हम फैसिलिटेटेड या एक्टिव डिफ्यूजन की बात करते हैं तो ये हमारे फिर फर्दर 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज अ कैरियर कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस, सेकंड इज अ साइटोक्रोम थ्योरी, थर्ड इज इसके अंदर है प्रोटीन लेसिथिन थ्योरी। इसके अंदर जनरली एनर्जी मॉलिक्यूल रिक्वायर होता है, अदर देन प्रोटीन भी रिक्वायर्ड होता है। सो द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स, एक तो मास फ्लो रिक्वायर्ड करते हैं, बट ये ऑप्शन के अंदर कैरियर आ रहा है, जबकि पैसिव के अंदर कोई हमारा कैरियर और ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये जनरली नेक्स्ट है रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल। ये हमारा जाइलम और फ्लोएम के ट्रैवल करता है, सीव ट्यूब में इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा।
नेक्स्ट इज अ पी प्रोटीन। पी प्रोटीन क्या करता है, जब हमारे सीव ट्यूब यानी फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम जनरली क्या करता है, मैंडेटरी रहता है, वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को ट्रेवल कराता है आइदर रूट टू शूट और वाइस वर्सा। पी प्रोटीन क्या करता है, जब सीव ट्यूब डैमेज हो जाती है तो डैमेज सीव ट्यूब्स को रिपेयर करता है, वो ट्रांसलोकेशन में हेल्प नहीं करता पी प्रोटीन। सो एक ही ऑप्शन बचता, दैट इज अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का भी कनेक्शन होगा प्लस मास फ्लो। मास फ्लो और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या करता है, हमारा ट्रांसलोकेशन करता है। मास फ्लो क्या करता है, मूवमेंट करा रहा है आउटसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल टू इनसाइड ये, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है, यानी साइटोप्लाज्म ऐसा कुछ प्रेशर कर रही है, ऑल टुगेदर मूवमेंट करा रही है। दोनों ही प्रोसेसेस हमारा ट्रांसलोकेशन यानी मूवमेंट के लिए फोकस्ड होते हैं। तो ऑप्शन सी, दैट इज अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड अ मास फ्लो इज द राइट आंसर इन दिस केस। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और मास फ्लो दोनों ही ट्रांसलोकेशन करते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में नोट करने की है कि पी प्रोटीन फ्लोएम के लिए फोकस्ड रहता है, और ये जनरली हमारी डैमेज्ड सीव ट्यूब को ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन से हमें 2 क्वेश्चन इजीली एक्सप्लेन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 6th क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ अ मिनरल्स डिपेंड ऑन व्हिच। पैसिव एब्जॉर्प्शन अभी हमने डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में ही। पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यानी मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, या हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल। पैसिव की जब हम बात करते हैं तो पैसिव इज अ मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल या एब्जॉर्प्शन बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या कहता है, मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रैवल करती है। अदर देन दैट नो नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी मॉलिक्यूल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती वहाँ पे, नो नीड ऑफ एनर्जी। जब हम पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो यानी ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रैवल करता है, तो इट रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा फैसिलिटेट या हम कहेंगे इंड्यूस होंगे। जैसे ही मैं एक मीडियम के अंदर, फॉर एग्जांपल एक पोर्ट के अंदर हम अगर वाटर लेते हैं और जितना ज़्यादा हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे उतने ज़्यादा बबल्स होंगे, उतने ज़्यादा वाटर को हीट होंगे, उतने ज़्यादा हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स डिस्टोर्ट होंगे। ऐसे ही जितने ज़्यादा हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्प्शन के लिए, तो उतना ज़्यादा क्या करेगा, सेल के अंदर हमारा मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स होगा। इसके ऊपर humidity implies not such effect, implies not an important effect on absorption। एब्जॉर्प्शन पे हमारा ह्यूमिडिटी एक इम्पॉर्टेंट कोई इफेक्ट नहीं डालती जितना कि हमारा टेम्परेचर डालती है। सो द ऑप्शन इज ए, दैट इज द टेम्परेचर इज द राइट आंसर, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो क्या करेगा, हमारे डिफ्यूजन के प्रोसेस को बूस्ट करेगा। और पैसिव एब्जॉर्प्शन हमारा डायरेक्टली क्या है, प्रोसेस जनरली बाय अ सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें मूवमेंट या ऑफ मिनरल्स ट्रैवल करते हैं फ्रॉम आउटसाइड यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन gradient. So the option A, that is a temperature, is the right answer in this case. अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन अ नाइट्रोजन एसिमिलेशन। एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन अ नाइट्रोजन एसिमिलेशन। सबसे पहले नाइट्रोजन एसिमिलेशन का प्रोसेस होता क्या है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन जब हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो जाता है, प्लांट्स के सराउंडिंग में नाइट्राइट और नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट इंक्रीज हो जाते हैं इन मीडियम, तो वो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अमोनिया। अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया क्या करता है फिर, आफ्टर एडिंग टू द
ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ ऐड होकर ये हमारा क्या फॉर्म करते हैं, कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अमीनो एसिड्स फिर क्या फॉर्म करते हैं, दैट इज द प्रिकर्सर्स या हम कहेंगे मोनोमर्स ऑफ अ प्रोटीन्स, उससे हमारा प्रोटीन्स फॉर्म होता है। तो ये हमारा नाइट्रोजन एसिमिलेशन, यानी जब नाइट्रेट और नाइट्राइट का नंबर ज़्यादा हो जाता है मीडियम में, तो वो उसको एमोनिया में किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अंदर कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। जब भी हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ऑल अदर फंक्शंस ऑफ अ नाइट्रोजन, जनरली हम अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन या फिर अमोनिफिकेशन, जितने भी हमारे नाइट्रोजन के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं मेटाबॉलिज्म के, ऑल सब में नाइट्रोजन प्रोसेस रेगुलेट होता है विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेज। कुछ प्रोसेसेस में ये यूज होता है डाइनाइट्रोजिनेज। कई बार हम जैसे नाइट्रोजन एसिमिलेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। नाइट्रेट के लिए नाइट्राइट हमारा रिडक्टेज या नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट नाइट्रोजिनेज, और नाइट्रेट के लिए नाइट्रेट नाइट्रोजिनेज के नाम से भी हम यूज़ करते हैं, बट ऑल टुगेदर फोकस हमारा रहता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम के ऊपर। सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज एंजाइम नाइट्रोजिनेज। नाइट्रेट रिडक्टेज इज अ रॉन्ग, क्योंकि ये हाफ ठीक है, ये 50% ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्राइट रिडक्टेज दोनों ही एंजाइम रोल प्ले करते हैं। दोनों को हम अलग डिस्कस ना करके एक नाइट्रोजिनेज रख देते हैं। ट्रांसफेरेज हमारा एंजाइम यूज होता है ट्रांस एमिनेशन में, एमिनो ट्रांसफेरेज ट्रांस एमिनेशन में, ट्रांस एमिनेज भी ट्रांस एमिनेशन में, यानी ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप टू द कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड्स। ये तो ऑप्शन ए दैट इज द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 7। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफेरेज या ट्रांस एमिनेज ये जनरली हमारा अमीनो ग्रुप ट्रैवल कराता है फ्रॉम अमीनो एसिड या अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ द कीटो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स इंसुलिन एंड अ पैक्टिन आर क्या रोल प्ले करते हैं। ये रोल प्ले करते हैं, ऑप्शन ए इज रिजर्व फूड मटेरियल, ऑप्शन बी इज वेस्ट, ऑप्शन सी इज अ सेक्रेटरी मटेरियल, ऑप्शन डी इज इंसेक्ट अट्रैक्टिंग मटेरियल। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं दो सब्सटेंसेस सच एज इंसुलिन और पैक्टिन। इंसुलिन और पैक्टिन, जब हम इंसुलिन और पैक्टिन की बात करते हैं, इंसुलिन क्या है हमारा, शुगर फॉर द फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज शुगर है, यानी इसको हम और क्या कहेंगे, फ्रूट शुगर। शुगर यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज क्या काम करता है, स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट होता है प्लांट के अंदर इन द रिजर्व फूड मटेरियल। जब हम पैक्टिन की बात करते हैं, पैक्टिन इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, यहाँ पर वापस से वर्ड सैकेराइड किस लिए यूज होता है, फॉर द शुगर। पॉली मीन्स मैनी यूनिट एंड म्यूको मीन्स दैट इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। बहुत सारी यूनिट शुगर की जब ज्वाइन होती है, ये हमारा म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है पैक्टिन के अंदर। ये हमारा जनरली कहाँ प्रेजेंट है, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अदर देन दैट पैक्टिन क्या हमारा रोल प्ले करता है, ये क्या करता है हमारा, एट द टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे पैक्टिन हाइड्रोलाइज हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, शुगर। और शुगर वापस से क्या है हमारा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज शुगर दोबारा से हम बात करें तो ये क्या होगा, रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल यानी जो लेटर ऑन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स के अंदर यूज करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ फूड। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज
रिजर्व फूड मटेरियल, ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों इधर इंसुलिन की बात करें या पैक्टिन की, पैक्टिन सेल वॉल एब्जॉर्प्शन या हम कहेंगे सेल वॉल का मेन इंग्रेडिएंट है, जो लेटर ऑन हमारे फ्रूट को मिठास यानी फ्रूट्स के अंदर जो शुगर कंटेंट होता है, नेचुरल फ्रूट शुगर होती है, ये हमारा पैक्टिन और इंसुलिन दोनों उसी पे बेसिकली फोकस रहते हैं, और ये कोई इंसेक्ट अट्रैक्टिंग मटेरियल नहीं होता। दीज आर द रिजर्व फूड मटेरियल इन द प्लांट, जो जनरली हम फ्रूट्स के फॉर्म में भी यूज करते हैं। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the plant grown in a magnesium deficient but urea sprayed soil would show। अब मैग्नीशियम का हमने इन्हीं क्वेश्चंस में डिस्कस करा था, ये हम यूज़ करते हैं Mg2+ आयंस। ये हमारा किस लिए हेल्प करता है, एक बार हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। दैट इज ऑप्शन ए सेज दैट डीप ग्रीन फॉलिएज जो जाता है हमारा फॉलिएज होगा प्लांट्स यानी लीव्स के अंदर। नेक्स्ट इज अर्ली फ्लावरिंग होने लग जाएगी। ऑप्शन बी सेज दैट येलोइंग ऑफ द लीव्स एंड ऑप्शन सी सेज दैट लॉस ऑफ अ पिगमेंट्स इन अ पेटल्स। अब हम बात करते हैं हमारे दो एलिमेंट्स यूज हुए हैं सच एज पहला है मैग्नीशियम और नेक्स्ट इसमें यूज हो रहा है यूरिया। जब हम यूरिया की बात करते हैं, यूरिया हमारा स्ट्रक्चर है NH2COO NH2। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, यूरिया का। ये हमारा स्ट्रक्चर वर्क करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरिएज। यूरिया के अंदर सबसे पहले हमारा दो एलिमेंट आते हैं और इम्पॉर्टेंट आता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमारा प्रोटीन, एंजाइम, अमीनो एसिड्स या हम जितने भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स कहें या प्लांट्स के एसेसरी फंक्शंस या वाइटल रोल्स कहें, सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इट्स डेफिशिएंसी लीड करती है नेक्रोसिस, क्लोरोसिस। नेक्रोसिस क्या होती है, डेथ ऑफ अ टिश्यू या हम कहेंगे लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ टिश्यू। क्लोरोसिस कहेंगे हम लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ क्लोरोफिल। ये जनरली दो बेसिक प्रोसेस होते हैं। अदर देन दैट प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होती है। ये हमारे इफेक्ट हैं अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, और नाइट्रोजन हमारा कहाँ से आ रहा है, यूरिया से। हमारा क्वेश्चन है अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो, सबसे पहले मैग्नीशियम किस फॉर्म में यूज होता है, ये हम यूज करते हैं Mg2+ आयन से। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस सच एज अ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, अब फोटोसिंथेसिस के अंदर मैग्नीशियम क्या रोल प्ले करता है, ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हुआ दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर इम्प्लाई होता है। अब जब अगर मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए फोकस्ड है, अगर क्लोरोफिल ही नहीं बन रहा तो लीव्स को ग्रीन कलर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, हमारा डेफिशिएंसी होगी मैग्नीशियम की और इट लीड्स टू द क्लोरोसिस। क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल डेवलप नहीं हो रहा इसकी वजह से, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर इम्प्लाई करता है लीव्स को। अब हमारे क्लोरोसिस डेफिशिएंसी होगी मैग्नीशियम की, तो क्या होगा, येलोइंग ऑफ द लीव्स। So the right answer is yellowing of a leaves and this process is known as a chlorosis। क्लोरोसिस को और क्या कहते हैं, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम अभी इन्हीं क्वेश्चंस में हमने डिस्कस करा, मैग्नीशियम सेंटरली रोल प्लेस करता है यानी बैकग्राउंड बनाता है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को। अगर मैग्नीशियम सेंटर में प्रेजेंट नहीं होगा तो 4 यूनिट नाइट्रोजन की अटैच नहीं होंगी। अदर देन दैट फिर हमारा क्लोरोफिल यानी पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फॉर्म नहीं होगा, उसकी वजह से हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन द केस, क्योंकि मैग्नीशियम जनरली हमारा मेन जो उसका इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होता है सच एज अ क्लोरोसिस। अगर हम उस मैग्नीशियम निकाल लें और उस सॉइल को यूरिया दे दें यानी नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा दे दें तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैग्नीशियम का जो रोल प्ले है दैट इज़ द क्लोरोफिल फॉर्मेशन, वो ऑक्यूपाइड नहीं हो पाएगा या वो फुलफिल नहीं हो पाएगा
चाहे हम सॉइल में यूरिया भी स्प्रे कर दें. सो द येलोइंग ऑफ अ लीफ, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. हम डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन. लास्ट इज अ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ अ मिनरल न्यूट्रिशन. सबसे पहले बात कर रहे हैं कि मिनरल न्यूट्रिशन हमने अभी डिस्कस करे, दो कैटेगरीज के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो एंड मैक्रो की अगर बात करें तो इन दोनों की वजह से ऐसा कौन सा सिम्टम्स है जो इन दोनों के प्रेजेंस में नहीं होता. शॉर्टनिंग ऑफ, हम ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं. शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स की बात करें तो ये हमारा Zn2+ जो हमारा माइक्रो एलिमेंट है, माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स है, इसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इंटरनोड्स के बीच की जो लेंथ है वो कम हो जाती है. क्लोरोसिस हमारा लॉस ऑफ क्लोरोफिल है, ये हमारा नाइट्रोजन या हमारा मैग्नीशियम दोनों के प्रेजेंस एब्सेंस की वजह से होता है. नेक्रोसिस भी हमारा आइदर हम अगर हम बात करें Mn, N, कैल्शियम, बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से होता है. एक प्रोसेस बचता है जो इसका राइट आंसर है, सच एज इटियोलेशन. इटियोलेशन होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट इन अ डार्क. जब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता तो प्लांट की ग्रोथ हो रही है डार्क के अंदर, यानी जहाँ पर लाइट प्रेजेंट नहीं है प्रॉपर्ली लेकिन प्लांट ग्रो कर रहा है. इटियोलेशन इज अ ग्रोथ ऑफ प्लांट इन डार्क बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ, ये क्यों हो रही है डार्क में ग्रोथ, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से. क्लोरोफिल उन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है. और क्लोरोफिल क्यों नहीं बन पा रहा, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सनलाइट. इसीलिए ये मिनरल न्यूट्रिशन की डिसऑर्डर या हम कहेंगे डेफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि ये प्लांट का ही खुद का अडेप्टिबिलिटी है कि वो लाइट की बजाय प्लांट को डार्क के अंदर ग्रो करता है. इसकी वजह से येलोइंग होता है, प्लांट स्टंटेड ग्रोथ होता है. तो इटियोलेशन इज अ प्रोसेस जिसकी वजह से प्लांट हमारा ग्रो करता है डार्क के अंदर, लाइट उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ अ क्लोरोफिल. सो ऑप्शन सी दैट इटियोलेशन इज द राइट आंसर इन द केस. सो स्टूडेंट, ये थे कुछ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिशन जो जनरली नीट के अंदर आपके अंदर आते हैं. नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. ऐसे और लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद द मीजो स्टडी. थैंक यू वेरी मच.